वेलकम बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारी इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जीवों का विकास इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों का विकास। पहले तो हम लोग जानते हैं कि विकास का मतलब होता क्या है। क्या जानते हैं बच्चों कि जीवों का विकास होता क्या है, मतलब विकास का मतलब जानते हैं कि विकास मतलब ये जानते हैं बच्चों, विकास का मतलब ये होता है कि जीवों का उत्पत्ति कैसे हुआ, जीवों को उत्पत्ति कैसे हुआ है, उत्पत्ति से लेकर उसकी वृद्धि तक उसका विकास कैसे हुआ, कोई भी जीव कैसे बना है, वो कैसे बना है, इस सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं विकास। बोलते क्या बोलते हैं बच्चों? विकास। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। आप लोग को बुक को खोलना है सामने और पेंसिल पकड़ना है और साथ में कॉपी पकड़ के चलना है। तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आप लोग नोट डाउन करते जाना है और आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। और आप लोगों को इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि मैं पूरा जितना भी विज्ञान का जो 10th क्लास का है पूरा आप लोगों को वीडियो का फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो जिससे आप लोगों को आसानी हो। और अपने आप लोगों को कितना लाना है मार्क्स, कितने लाने में हेल्प करूँ मैं? 95+ मार्क्स लाना है आपको, 95+। 95 नंबर से आपको ज़्यादा लाना है, तो इसमें मैं हेल्प करूँगा आपको। अगर 95 करीब लाना है तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो जीवों का विकास हम लोग देखो, इस अभी डायग्राम में हमको बहुत सारे जीव दिख रहेंगे। कौन मतलब एक ही जीव है पर अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं सभी हमको। देखो कुछ जीव दिख रहे हैं, यहाँ पर पक्षी है भाई, कुछ पक्षी टाइप का दिख रहा है, पक्षी टाइप का दिख रहा है बच्चों। पर ध्यान देना यहाँ पर, ये भी एक प्रकार का डायनासोर ही है, ये भी डायनासोर है, ये भी डायनासोर है, पर कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं भाई, है ना। कुछ पक्षी के रूप में हैं, कुछ अलग फॉर्म में है, मतलब कैसे हैं हमारे को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या दिख रहे हैं? डायनासोर दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है अलग अलग प्रकार के डायनासोर, कुछ पक्षी के रूप में है तो कुछ छोटे हैं, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ उससे बड़े हैं। तो पृथ्वी में बोले बच्चों, पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में बोले तो हमको कई प्रकार से जीव दिखते हैं, कई प्रकार के जीव दिखते हैं, हजारों लाखों करोड़ों हमको जीव दिखते हैं, जिसमें से कुछ जीव को हम लोग जानते भी हैं, कुछ को नहीं भी जानते हैं बच्चों। जैसे कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा बोल दिए, शेर, भालू, ये सभी हम लोग को जानते हैं बच्चों, है ना। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे नहीं जानते, जैसे डायनासोर को हम लोग कभी देखे नहीं हैं। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि ये तो विलुप्त हो गया बच्चों, विलुप्त मतलब गायब हो गया ये, तो हम लोग को नहीं देखे, है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ बोला है, पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में प्रजातियां हैं, इनमें से कुछ जीवों को के बारे में हम लोग परिचित हैं और जिनके बारे में हम लोग सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं बच्चों, विलुप्त हो गए, उसको हम लोग कैसे पहचाने कि हाँ विलुप्त हो गया है? हम लोग कैसे जाने उसको? हमको जीवाश्म मिलता है बच्चों। अब जीवाश्म क्या होता है? वर्ड है, जो भी वर्ड आएगा उसका मतलब आप लोग को पता रहना चाहिए कि जीवाश्म अब होता है क्या है भाई। हाँ, जीवाश्म का मतलब ये होता है बच्चों, जब कोई जीव मर जाता है, कोई जीव मर जाता है तो हजार क्या हो जाता है, मरने के बाद क्या हो जाता है? पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर क्या होता है? दब जाता है बच्चों। तो हजारों वर्षों के बाद उसी का जब हम लोग खुदाई करते हैं, जमीन को क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो जो व्यक्ति मतलब जो जीव मरा है या पेड़ पौधे जो भी दब गया है, उसके जो अवशेष मिलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो याद रखना क्या बोलते हैं जीवाश्म को। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे बढ़ते हैं भाई। देखो और क्या बोला, डायनासोर का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं सभी लोग, पर देखे नहीं बच्चों, है ना। इनकी केवल अवशेष ही हमको दिखाई दे। देखो ऊपर में देखो, यहाँ पर देखो एक दिया है, ये है डायनासोर बच्चों। डायनासोर का केवल हमको सिर्फ हड्डी दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये सभी चीज़ ना हमको ज़मीन के अंदर दिखे बच्चों, है ना। जिससे हमको ये पूरा स्ट्रक्चर को बनाए, संरचना को बनाए, तो हमको पता चले तो ये तो डायनासोर है ना। क्या पता चला? ये तो डायनासोर है भाई। अच्छा, हमको ये पता चल गया। अब डायनासोर के बारे में पता चल गया, हम पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं जिसके बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। उसके बाद देखो नर्मदा घाटी, देखो नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। किसका बच्चों? किसका बोल रहे हैं? डायनासोर का। डायनासोर पहले, अभी तो नहीं है बच्चों, हाँ डायनासोर का अभी तो नहीं है, पर पहले था। तो कहाँ था? नर्मदा घाटी में इनका प्राकृतिक आवास रहा है। नर्मदा जो घाटी है वहाँ पर उसका प्राकृतिक आवास रहा है बच्चों। तो इसका साइज कुछ देखो, कुछ छोटे देखो, एक तो साइज छोटे से लेकर 50 सेंटीमीटर से लेकर बड़े 40 मीटर तक था बच्चों। 40 मीटर, आप सोचो अब 40 मीटर कितना बड़ा होगा, इतने बड़े बड़े थे, है ना। तो डायनासोर समय समय में पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे। उनमें कुछ उस समय जैसे डायनासोर थे उस समय सिर्फ डायनासोर तो बस नहीं थे, तो कुछ तो और तो रहे होंगे भाई, है ना। पृथ्वी में तो कुछ और रहे होंगे। तो उस समय क्या क्या था? शैवाल थे, जिसको काई बोलते हैं भाई। शैवाल मतलब जो काई देखते हैं, हम लोग तालाब में जाएंगे तो काई देखते हैं, आपके घर में भी दिख जाएगा कहीं पर भी काई, जो ग्रीन कलर का होता है, हरा हरा, वो होते हैं
फर्न होता है बच्चों, मांस होता है, साइकस, किंगो आदि के पौधे आज भी पाए जाते हैं और पहले भी पाए जाते थे। ये पाए जाते थे। जो लेकिन डायनासोर विलुप्त हो गए है ना, पर जो पौधे पहले पाए जाते थे ये भी अभी पाए जाते हैं। चूहे भी पहले पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं। कॉकरोच पहले भी पाए जाते थे, लेकिन अभी भी पाए जाते हैं। पक्षी, आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप माना जा सकता है बच्चों, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चों, देखो डायग्राम में देखो कि डायनासोर क्या है, पहले पक्षी की तरह उड़ते थे। देखो ये देखो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में, देखो पहले पक्षी के रूप में डायनासोर क्या करते, उड़ते थे बच्चों। तो कि आज के जो किसके समान है, पक्षी के समान है, पक्षी के समान दिख रहा है क्योंकि डायनासोर उड़ रहा है भाई। हाँ, अब देखते हो जैसे उस समय डायनासोर सबसे बड़े जानवर थे, क्या बच्चों, सबसे बड़े जानवर थे, सबसे बड़े जीव थे उन, तो उनका ही राज चलता था। जैसे जंगल में शेर होता है, शेर का राज चलता है, उसी तरह पूरे पृथ्वी में किसका राज था, पहले डायनासोर का। डायनासोर इतना खतरनाक जानवर होता है कि किसी को भी ये खा जाता था, है ना। तो ये खत्म हो गया भाई, पहले क्या हो गया, खत्म। अब उसके जगह जैसे खत्म हुआ तो उसके जगह कोई दूसरा जीव अब मतलब जो पहले राज करता है वो मर गया, तो उसकी जगह कोई दूसरा आएगा। तो उसकी जगह कैसे है, बड़े बड़े हाथी आ गए, जैसे विशालकाय हाथी स्तनधारी, अब उसका राज्य बढ़ गया, मतलब उसकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि अब उसको हाथी को मारने वाला, खाने वाला कोई नहीं रह गया, है ना। तो डायनासोर हटने के बाद हाथी आने लगे। तो वर्तमान युग में डायनासोर युग के जीवों को कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां जैसे मनुष्य और हाथी डायनासोर के युग में नहीं थे। मनुष्य पहले नहीं थे बच्चों, है ना। पहले के जब जीवों का विकास हुआ तो पहले मनुष्य नहीं थे, पहले मनुष्य नहीं थे, हाथी नहीं थे, पहले क्या थे बच्चों, डायनासोर थे। क्या थे बच्चों, डायनासोर थे। आप लिख के बताएंगे कि क्या थे बच्चों, कमेंट में लिखेंगे कि डायनासोर थे। देखो आप क्या जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, ऐसा जो वर्ड दिया रहता है ना बच्चों, उसको याद रखना, हमेशा याद रखना। तो आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, गिंगो नामक एक पेड़ डायनासोर के युग का है। गिंगो नामक एक पेड़ है जो डायनासोर जब था, है ना, जितने पहले पुराने साल में डायनासोर से, जब हजारों लाखों साल पहले डायनासोर थे, तब एक गिंगो नामक एक पेड़ था उसी टाइम। और हिरोशिमा में एटम बम के समय जब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। मतलब एटम बम क्या बोल रहा है बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग पढ़ते हो, सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हो, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो विश्व युद्ध के दौरान कहाँ, जापान में बच्चों क्या गया था, एटम बम गिराया गया था, है ना। वो हिरोशिमा नामक एक जगह में गिराया गया था। तो वहाँ का सभी क्या हो गया, ध्वंस हो गया था, मर गए थे सभी लोग। तो सबसे पहले वहाँ जो पौधा उगा था वो क्या था बच्चों, किंगो था। उसके बाद समझ आ गया बच्चों, यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है तो भाई लाइक करना है ज़रूर, है ना। क्या करना है, लाइक करते हुए चलना है बच्चों। चलो आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए 95+ आपको नंबर लाना है, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं जियो का विकास और उसका प्रभाव। देखो बच्चों, जीवों का विकास कैसा होगा, जीवों को क्या चाहिए, जीवन को, अपने जीवन जीने, जैसे आपको क्या चाहिए जीवन जीने को, आपको खाना चाहिए भाई, क्या चाहिए, खाना चाहिए। देखो क्या क्या ज़रूरतें होती है, बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं, हमको भोजन चाहिए होता है, और क्या करते हैं हम लोग, प्रजनन करते हैं। प्रजनन क्या होता है बच्चों, ये दो जीव मिलकर अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है बच्चों। और क्या चाहिए हमको, सुरक्षा चाहिए। अगर हमको ये तीनों चीज़ है तो हम लोग क्या है भाई, जीव के तरह, मतलब हमको जीने के लिए ये सभी चीज़ हमको आवश्यक होते हैं। अब यदि बच्चों जो हमको खाना मिल रहा है, वो अनियमित मिल रहा है, मतलब अनलिमिटेड बोलते हैं। अगर हमको खाना मिलते गया मतलब उसकी कभी भी कमी नहीं हो, कभी, जैसे पेट्रोल, जैसे मैं बताऊं, पेट्रोल हम खाते नहीं हैं, पर वो भी एक संसाधन है बच्चों, है ना। लेकिन हम पेट्रोल का, कोयले का अगर लगातार उपयोग करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या है, संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, लिमिट है बच्चों। तो कोई भी संसाधन मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। सिर्फ सूर्य है जो उसका संसाधन अनलिमिटेड, क्योंकि सनलाइट हमको हमेशा मिलते रहता है बच्चों, है ना। तो अगर देखो इस ग्राफ को मैं उधर लिखा है, उसमें क्या आपको समझ नहीं, ग्राफ से ही आपको सब कुछ समझ जाना है बच्चों। क्या समझ, देखो एक ग्राफ में क्या दिया है, देखो लेफ्ट वाई अक्ष में क्या लिखा है, वाई अक्ष में क्या लिखा है, खाद्य संसाधन की मात्रा, खाद्य संसाधन की मात्रा, और इधर दिया है एक्स अक्ष में समय दिया है। देखो समय के बढ़ने के साथ साथ, क्या हो रहा है बच्चों, संसाधन में जो खाद्य संसाधन, जो खाने की सामग्री है उसमें क्या हो गया, कमी हो गया। क्या हो गया, मतलब देखो यहाँ तक, देखो बच्चे, पहले यहाँ तक गया, देखो पहले धीरे धीरे बढ़ा ऐसे, वो अब यहाँ पर गया और कांस्टेंट हो गया, मतलब रुक गया, वहाँ पर जाकर रुक गया, और धीरे धीरे बढ़ा। और देखो धीरे धीरे बढ़ गया, मतलब क्या हुआ,
एक समय के बाद खाद्य संसाधन क्या हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि खाद्य संसाधन कभी ना कभी तो खत्म होगा बच्चों। तो एक समय के बाद क्या हो जाता है, खाद्य संसाधन लिमिट हो जाते हैं बच्चों। तो खाद्य संसाधन ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ और जीवों की भी जो संख्या भी क्या होगा, कम ही, ठीक मतलब लिमिट रहेगा। अब यहाँ बी ग्राफ में देखते हैं बच्चों। अब इसमें खाद्य संसाधन देखो, ऊपर ऊपर में लिखा है खाद्य पूर्ति लिखा है, इसमें अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि बोला है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि मतलब कब होगा अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि बच्चों, जनसंख्या वृद्धि कब होते रहेगा, जब उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में, जितने भी संसाधन उसको जीवन के लिए चाहिए, अगर उसको अनलिमिटेड फॉर्म में मिलेगा तो जीव मरेगा ही नहीं भाई, क्या रहेगा, जीवित रहेगा और अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि रहेगा। तो देखो समय के साथ साथ अगर संसाधन जितने भी खाद्य सामग्री उसको मिलते रहे तो समय के साथ साथ जनसंख्या में भी क्या हो रहा है, अनलिमिटेड वृद्धि हो रही है। देखो लेफ्ट राइट साइड में क्या लिया, मतलब सॉरी वाई अक्ष में क्या लिया है, जनसंख्या, और एक्स अक्ष में लिया है समय। तो समय के साथ साथ जनसंख्या में होती रहती है वृद्धि, कब होगी, जब उसको खाना है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो हम लोग दोनों ग्राफ से इसी चीज़ को यहाँ पर पूरा लिखा गया है बच्चों, इसी चीज़ को आप लोग लिखा गया है। आप लोगों को इतना बस समझना है कि खाद्य पूर्ति अगर लिमिट रहेगा तो वृद्धि ज़्यादा नहीं होगा, अगर अनलिमिटेड खाना पीना रहेगा तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी बच्चों। हम लोग समझ गए भाई, आप लोग समझ गए ना, ओके। चलो अब देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। तो वैज्ञानिकों का मानना था, क्या लिखा है देखो, वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी, देखो अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। मैं बताया भी कि यदि खाद्य संसाधन अनियमित मतलब नियंत्रित नहीं है, मतलब बोल सकते हैं बच्चों अनलिमिटेड है, खाद्य संसाधन क्या है, अनलिमिटेड है, तो वृद्धि क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे, पर्याप्त नहीं होंगे मतलब अनियंत्रित वृद्धि हो तो पर्याप्त नहीं होगा भाई खाना, है ना। प्राकृतिक आपदा प्रबंध, लड़ाई के कुछ जीव बाद मर जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, मतलब जैसे जैसे कभी आपदा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है बच्चों, भूकंप आ जाता है, तो कुछ जीव बच जाते हैं, कुछ जीव मर जाते हैं। मतलब जो अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे बच्चों, वही जीवित रहेंगे, और जो नहीं रहेंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, मर जाएंगे भाई। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग जान गए। अब इस प्रकार विकास को सब जो डिस्कस करते रहे, विविधता के बारे में कुछ डिस्कस किए सभी साइंटिस्ट ने। उसी टाइम एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक आए बच्चों, कौन से दो वैज्ञानिक कौन थे, यहाँ पर देखो दो वैज्ञानिक थे, एक आया था चार्ल्स डार्विन आया और अल्फ्रेड रसेल वेलेस आया। तो इन दोनों साइंटिस्टों का नाम याद रखना। ये दोनों साइंटिस्ट का उद्देश्य एक ही था बच्चों, क्या था, उद्देश्य एक ही था, और जिसका परिणाम बोलते हैं बच्चों, आखिरी में जो रिजल्ट मिला दोनों को एक ही प्रकार का मिला, बस समय अलग अलग था बच्चों। डार्विन ने पहले बताया और रसेल ने बाद में बताया। ठीक है, तो देखते हैं भाई जो डार्विन का प्रयोग है उसको देखते हैं। बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बीगल का सफ़र मतलब सफ़र क्या था, उसका सफ़र क्या था, बीगल था। और डार्विन का अनुभव, डार्विन एक साइंटिस्ट हैं। तो देखो डार्विन एक साइंटिस्ट है, उसको ना बचपन से प्राकृतिक जो भी घटना होते हैं, प्रकृति में जो भी घटता रहता है बच्चों, उसको मतलब प्रकृति में जो भी जीव है वो क्या खाता है, पीता है, कैसे रहता है, कौन से आवास में रहता है, पानी में रहता है कि पृथ्वी में रहता है कि पेड़ में रहता है, इस सभी को अध्ययन करने में उसकी क्या थी, बहुत ही रुचि थी बच्चों, क्या थी, बहुत ही रुचि थी उसको। तो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता, उसके प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। उन्होंने जीवों में पाए जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया। तो उन्होंने कहाँ कहाँ घूमा, इसको नक्शे में दर्शाया गया है बच्चों, कहाँ कहाँ ये उन्होंने घूमा। तो ये घूमा होगा, समुद्र यात्रा किए हैं बच्चों, क्या किया है, समुद्र। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है उसका एक जहाज, इसको बोलते हैं जहाज। अब इसी जहाज में बैठकर उन्होंने समुद्र यात्रा की है बच्चों, है ना। तो समुद्र यात्रा की उन्होंने, तो समुद्र यात्रा की तो उस जहाज के कुछ नाम तो होगा। तो जहाज के नाम हम लोगों को याद रखना है। जहाज का नाम था HMS बिगल। क्या नाम था, HMS बिगल। तो जहाज का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, HMS बिगल। ठीक है, उन्होंने इस जहाज से क्या किया, समुद्री यात्रा किया। ठीक है, और उस जहाज में सभी चीज़ का सुविधा होता है बच्चों, पुस्तकालय है, जियो खनिज संपदा है, सभी चीज़ था उस, मतलब जहाज में सभी चीज़ की सुविधा थी। और उनका जो कार्यकाल है बच्चों, कार्यकाल है मतलब कि उन्होंने कब तक अध्ययन किया, स्टार्ट कब किया, बीगल का सफ़र स्टार्ट कब हुआ, 27 दिसंबर, यार नोट करना, इसको क्या पूछा जा सकता है, 27 दिसंबर 1831 से लेकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ।
लगभग बच्चों 5 साल लगा है उसको, ठीक है, 5 साल ने उन्होंने तो उन्होंने 5 साल तक घूमा है, मतलब उसको कुछ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा बच्चों, कुछ खाद्य से कि 5 साल तक वो घूमते ही रहे, बाहर में घूमते ही रहे, तो उसको खाना पीना भी तो कुछ लगेगा। तो उन्होंने बहुत भी मेहनत किया है बच्चों, बहुत ही मेहनत किया। अब चलो, अच्छा, मैं बिगल के मतलब जहाज़ में डार्विन ने अपना घूमना स्टार्ट किया भाई, मतलब सफ़र में निकले। तो उन्होंने सफ़र के दौरान क्या क्या चीज़ देखे, तो डार्विन का ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा ही जाता है पेपर में, है ना, कि डार्विन का अवलोकन, मतलब जब समुद्री यात्रा के दौरान डार्विन ने क्या क्या अवलोकन किया, क्या क्या उन्होंने देखा, है ना, उसके बारे में ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए, जो किस प्रकार है देखते हैं भाई। सफ़र के दौरान जब समुद्र में सफ़र कर रहे हो, समुद्र में ही घूम रहे हैं जहाज़ के माध्यम से, तो समुद्र में कुछ जीव दिखेंगे उसको। तो उन्होंने देखा कि जीव में, मतलब समुद्र में अलग अलग प्रकार के जीव कैसे दिख रहे हैं, अलग प्रकार, छोटी मछली, बड़ी मछली, शैवाल और कुछ दूसरे जीव, ये सभी चीज़ दिख रहे हैं, मतलब सभी जीवों में उन्होंने कुछ कुछ विविधता दिखी। विविधता मतलब विभिन्नताएं बच्चों, क्या दिखी, विभिन्नताएं दिखी, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई जुड़े हुए मतलब खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला नाम सुने होंगे। खाद्य श्रृंखला मतलब एक जीव होता है, उसको बड़ा वाला जीव खा लेता है, और इस बड़े जीव को और उससे बड़ा जीव खा लेगा। जैसे घास को कौन खाता है बच्चों, गाय खाता है, गाय को कौन खाता है, शेर खा लेता है ना, शेर को कौन खाता है, मर जाता है वो। तो इस प्रकार खाद्य श्रृंखला से एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए थे बच्चों। तो उसका अध्ययन किया कि समुद्र में उन्होंने जितने भी जीव को देखा, आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे ऐसे भी विविधता होती है। और ऐसे ही उन्होंने और कहाँ देखा, दक्षिण अमेरिका के जंगलों, पहाड़ों पर तरह तरह के जीव के बीच दिखाई दिया। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मतलब संघर्ष है, मतलब उन्होंने पता लगाया कि हर तरफ संघर्ष है बच्चों। देखो अभी भी हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बच्चों, हम लोग संघर्ष कर पा रहे हैं, तभी हम लोग अभी क्या हैं, जीवित है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। मतलब जैसे अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना है अभी सभी तरफ, है ना, अगर हम लोग इस कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे बच्चों, मर जाएंगे। अगर हमारा, अभी बोलते हैं ना, ऐड दिखाते हैं टीवी में, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, है ना, तो इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगा तभी हम लोग जीवित रह पाएंगे, नहीं तो हम लोग कोरोना से मर जाएंगे। तो उसी टाइप का अभी संघर्ष इसमें चल रहा है ना। तो उसी टाइम जीवों में संघर्ष चलता है कि कौन सा जीव अच्छा है, कौन सा जीव कमज़ोर है, मतलब कौन सा जीव मजबूत है, स्ट्रांग है, कौन सा जीव कमज़ोर है। उसके आधार पर उस टाइम देखा जाता था कि जो कमज़ोर होगा वो आराम मर जाएगा, और जो स्ट्रांग होगा वो जीवित रहेगा भाई, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा। और क्या देखा भाई, उसने क्या देखा, उष्णकटिबंधीय जंगल में कई विविध प्रकार के प्राणियों आवास का अवलोकन डार्विन ने किया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्होंने ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों की जीवाश्म मिली। देखो दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों में, देखो पहाड़ों में क्या बोली, ऐसे चट्टानें मिली, पहाड़ में ऐसी चट्टानें जो समुद्री जीवों की जीवाश्म मिली। अब समुद्री जीव का जीवाश्म पहाड़ों में मिल रहा है बच्चों, तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा, कुछ न कुछ तो समुद्री जीव का जीवाश्म पहाड़ में मिल रहा है। तो उन्होंने पता लगाया है कि समुद्र में क्या हुआ, कई बार जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो क्या होता है बच्चों, समुद्र होता है ऐसे, समुद्र के क्या नाम है, पूरा क्या होता है, रेत होता है बच्चों। तो रेत होता है ना बच्चों, तो क्या होता है, इसके जिससे समुद्र के किनारे में रेत होना चाहिए, तो उसके समुद्र के किनारे के चारों तरफ क्या थे बच्चों, पहाड़ आ गया, क्या आ गया, पत्थर आ गया, जैसे पहाड़ आ गया, चट्टान आ गया। अब इसी में क्या हो गया बच्चों, जो समुद्री जीव थे वो क्या हो गए, दब गए। तो इसी का जीवाश्म क्या, क्योंकि बच्चों क्या होता है, हर साल, मतलब हर साल नहीं बोलेंगे, जब कभी भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो जमीन क्या होता है, जमीन के ऊपर और लेयर बन जाते हैं, धूल कणा और आते हैं, अब जमीन पलट जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो क्या हो जाता है, सभी जीव क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो ऐसा ही दब हुआ, तभी वहाँ पर समुद्री जीव के मेरे को क्या मिला, अवशेष मिल गया भाई। किसको मिला, मेरे को नहीं मिला, मतलब किसको मिला, डार्विन को मिला भाई। किसको मिला, डार्विन को। डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट है भाई, इज्जत से बात की, है ना, ओके। तो अब उसके बाद देखते हैं, रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे ऊंचे चट्टाने के घिरे हुए समुद्री किनारों का अवलोकन से डार्विन ने यहाँ अनुमान लगाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह का परिवर्तन आ सकता है। मतलब यही है, मैं बताया, भूकंप आया, कुछ भी आया, तो पृथ्वी का सतह क्या होता है बच्चों, सरफेस है, सतह है, वो बदलते रहता है, बदलते रहता है, आगे पीछे, ऊपर का जमीन नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, ऐसे चलते रहता है बच्चों, ठीक है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्म से उन्हें पता लगाया कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ समानता है। मतलब उन्होंने पता लगाया कि उसको उस टाइम, मतलब जिस टाइम डार्विन अपने अध्ययन कर रहा था, तब उसने देखा कि उसने कुछ जीवाश्म मिले, पहाड़ के नीचे जो दबे थे, उसको जीवाश्म को देखा और सोचा
क्या सोचा कि जो उस टाइम के उस जीवित जीव थे, जो जैसे उसको सरीसृप का सांप का क्या मिला, जीवाश्म मिला, पहाड़ मतलब दबा था तो सांप का जीवाश्म मिला। अब उसी टाइम जो उसके टाइम जो सांप था, जो स्नैक थे, सांप थे, वो क्या था, उसमें दोनों में क्या ना कुछ समानताएं दिख रही थी। क्या समानताएं दिख रही थी? वैसे देखा कि हाँ इसके सरफेस क्या है बच्चों, चिकना है क्या, हाँ चिकना दिखा उसको। ये क्या पैर से चलते थे कि कैसे चलते थे, घिसटते थे, हाँ तो उसको ऐसा पता लगाते थे। तो उन्होंने उसमें देखा कि कुछ तो समानताएं भी हैं जीवों में, जो उस टाइम जीवित है और जो उसका जीवाश्म है, दोनों में कुछ न कुछ समानताएं हैं और कुछ न कुछ विभिन्नताएं भी हैं। ये विभिन्नता क्यों आ रही हैं? क्योंकि पृथ्वी में कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं बच्चों। अब उसके बाद आप क्या जानते हैं, ये कुछ जानते वाले पॉइंट को हमेशा याद रखना। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे पर मछुआरे ने एक मछली जैसी जीव पकड़ा। तब यहाँ तहलका मच गया बच्चों कि क्या है भाई, क्या है ये, ऐसे करके क्या हो गया, तहलका मच गया भाई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ अब तक की मान्यता थी कि डायनासोर के साथ भी ये विलुप्त हो गया। ऐसा माना जाता था कि जो हमको ये जीव मिला समुद्री तट में, हमको ये जीव मिला, ऐसा माना जाता था कि जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, ये भी जीव क्या है, विलुप्त हो गया है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सीला केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सील केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछली को। उभयचर मतलब जो मेढक होते हैं बच्चों, उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। और इसके लक्षण कैसे थे? कुछ उभयचर के समान, कुछ मछलियों के समान। यह मानना था कि इसका विकास रुक गया था, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा। तो जीवित जीवाश्म हम किसे कहेंगे बच्चों? इसको याद रखना, शिला केंद्र को कहेंगे, है ना। परंतु हम जान गए कि विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, ये जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। अब इसको हम लोग जीवित जीवाश्म ठीक नहीं है कहना, क्योंकि ये तो जीवित जीवाश्म क्यों बोलेंगे बच्चों? क्योंकि ये तो जीवित ही है, उसको जीवित जीवाश्म हम बोल ही नहीं सकते। ये क्या है बच्चों? अभी जीवित है ना। मर जा रहते तब बोलते भाई कि हाँ मर गया ऐसा। अब देखो उन्होंने एक गलापागोस जो जो जहाज है बच्चों, जहाज में उसका जहाज का नाम है HMS बिगर। और जो जहाज के में घूम रहे थे तो उन्होंने एक टापू जो होता है समुद्र में, देखोगे आप टापू जैसे बड़े जैसे समुद्र है तो बीच में एक टापू होता है बच्चों। टापू एक तो नहीं होगा, कई प्रकार होंगे। तो टापू होता है, पहाड़ टाइप का होगा, रेतीला जगह, ऐसे कुछ भी होगा। तो उस जगह टापू को बोलते हैं गलापागोस द्वीप। उसका नाम याद रखना है। उस द्वीप का नाम क्या है, टापू का नाम क्या है? गैलापागोस द्वीप है बच्चों। इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं उस गलापागोस द्वीप पर ना उन्हें जाकर देखा कि कई प्रकार के जीव मिले उन्हें। देखो इस टापू को ना, पहले द्वीप को पहले कई अलग छोटे छोटे टापू में डिवाइड किया। देखो पहले देखो, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापू पर बीगल पहुंचा, मतलब उसका जहाज पहुंचा। तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह को कई छोटे छोटे टापुओं में बांटा और उसको बोला गया कि ये ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। ज्वालामुखी मतलब विखंडन होता है बच्चों, लावा निकलता है, उसी से ये शिप बने हैं, ऐसा उन्होंने बोला। अब गलापागोस टापू के में क्या क्या देखा, अलग अलग टापू है बच्चों, एक द्वीप के कई टापू मिल रहे हैं। तो एक कई टापू में उसको कैक्टस मिला, कांटेदार वृक्ष पौधे मिले, कहीं पर छिपकली मिला, तो कहीं पर पक्षी मिला, कहीं पर कछुए, कहीं पर वर्मी। वर्मी एक प्रकार का चूहा होता है ना बच्चों, उसी टाइप का होता है। आगे दिखाएंगे आप लोग को डायग्राम में, तो वही वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आदि डार्विन का अध्ययन किया। बीगल का सफर आगे बढ़ा तो उन्हें कई प्रकार के भू आकृतियाँ, विकृत प्रकार के जीव, उनके आवास के अध्ययन के बारे में मौका मिला। मतलब उन्होंने पूरा देखा कि सभी टापुओं में कुछ ना कुछ तो विभिन्नताएं हैं बच्चों। क्यों विभिन्नताएं हैं बच्चों? ये सब उसके खाने के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, कि जो जीव को खाने मिलेगा उसी का अकॉर्डिंग वो ढल जाएगा। जैसे मेरे को चावल ही मिलेगा नहीं, मैं चावल मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा बच्चों? मैं मांस मेरे को मिल रहा है तो मांस ही खाऊंगा भाई, चावल मिल ही नहीं रहा है। अब जो मांस नहीं खा पाते, जो जीव मांस नहीं खाएंगे, वो क्या करेंगे? चावल पर ही डिपेंड है, चावल भी नहीं तो जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब जो मांस खाने वाले हैं वो जीवित रहेंगे, तो जो सह नहीं पाते वो मर जाते हैं, और जो सह लेंगे उसको तो उस जीवित रहते हैं। तो उस प्रकार से अलग अलग टापू में अपने जीव सभी बट गए थे, है ना। तो उसने सभी का अध्ययन किया। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पर बीगल के पूरे सफर के दौरान जीवों के रंग पर देखा, आकार, भोजन, आवाज संबंधी तथ्यों का प्रमाण जुटाया। मतलब उन्होंने क्या का रिजल्ट लिया कि जीव को क्या क्या चाहिए। जीवों को रंग को देखा कि हाँ जीव का रंग ये है, उसका आकार ये ऐसा है, खाना क्या खाते हैं, कि पक्षी मतलब चावल खाते हैं, कि कीट खाते हैं, कि बीज खाते हैं, कि क्या खाते हैं। उसके आधार पर इन्होंने कई प्रमाण जुटाए और उसका अपना पूरा रिजल्ट बनाया। उसके बाद देखते हैं विविधता, तथ्य और प्रमाण। उन्होंने क्या बताया कि जीवों में विविधता है, ऐसा क्या प्रमाण दिया, तथ्य दिया। कुछ मतलब आजकल कुछ भी काम होता है सबूत के बिना नहीं होता, सबूत तो चाहिए भाई। आजकल सबूत नहीं रहेगा तो कोई भी काम निपटता नहीं। जो अभी चूहा टाइप का बोल रहा था बच्चों, यही है ना, वर्मी बोल रहा था, तो चूहा टाइप का ही दिख रहा है, देखो, है ना।
जो पहले ऐसा था और वर्तमान में दिखता है वो ऐसा दिखता है। देखो गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ पर वर्मी जीवाश्म दर्शाया गया है जो पूर्व के देखो जो पहले जो मिले जीवाश्म जो डार्विन को मिले, डार्विन को जो पूर्व में पहले मतलब जीवाश्म मिले वो किसका था, वर्मी का। तो इतना बड़ा था जीवाश्म, उसका हड्डी का स्ट्रक्चर मिला बच्चों, हड्डी जो दब गया था मतलब जीव दब गया था तो हड्डी बस बचा उसका, तो हड्डी को देखा तो बहुत बड़ा है। लेकिन आज के जो हम लोग किसको देखते हैं, वर्मी को देखते हैं तो बहुत छोटा है। तो उन्होंने बताया कि दोनों में तो कुछ ना कुछ समानताएं हैं पर कुछ विभिन्नता है। पहले साइज बहुत बड़ा था, अब साइज क्या है, छोटा है। तो उन्होंने क्या कहा, डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वो आकार में छोटे थे। उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने हर चीज़ ना प्रमाण किसके रूप में दिया बच्चों, जीवाश्म के रूप में दिया। मतलब कुछ भी का जीव का जीवाश्म निकाला, जमीन से खोद कर जीवाश्म निकाले, हड्डी को निकाले, पता लगा कि आज के जीव से मैच किया कि इसमें क्या क्या समानताएं क्या क्या विभिन्नताएं हैं। ये सब चीज़ अगर ये विभिन्नता समानताएं हैं क्या क्या है देखा गया, और विभिन्नताएं क्या है ये चीज़ देखा गया। अगर विभिन्नताएं तो ये किस कारण है ये भी चीज़ देखा गया। तो जीवाश्म के अध्ययन से हमें क्या पता लगा कि क्या लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि जीवों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं पता लगा सकते हैं। डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे का मिला, सरीसृप का मिला, स्तनधारी अध्ययन से पता लगा कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों में आपसी संबंध साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के में संबंध दर्शाने कर। तो जीवाश्म के बारे में यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को नोट करेंगे बच्चों। यहाँ से यहाँ तक का जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म पूर्व मतलब जो पहले जीव थे जो जीवाश्म बन गए, और जो वर्तमान में पाए जाने वाले जीव है को आपस में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं कि उस जीवाश्म का और अभी जो जीव है उस दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मतलब जुड़ना, मतलब वर्तमान में जो जीव हैं और जो जीवाश्म है दोनों में क्या क्या रिलेशन है, क्या लिंक है भाई, कि क्या उसमें समानताएं दिख रही हैं हमको, ये चीज़। तो गलापागोस के उन्होंने ये तो दिख गया चलो भाई वर्मी के बारे में बता दिया। अब गलापागोस द्वीप में और कुछ देखा उन्होंने, फिंच जाति की पक्षी देखा। फिंच उसकी जाति है बच्चियों, जो पक्षी होता है उसकी एक जाति है फिंच, है ना। उन्होंने देखा कि क्या देखा, फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते हो। हमारे जो गौरैया पक्षी देखेंगे सभी लोग देखे होंगे, अभी तो इसका संख्या कम हो गया है बच्चों। क्यों कम हो गया है, क्योंकि इसको जैसा खाना चाहिए होता है वो पर्याप्त मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आज की जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि जीवों का रहना मुश्किल हो गया है। इंसानों की संख्या इतना बढ़ गया है कि जीवों का रहना मुश्किल है। तो जो फिंच थी बच्चों उस टाइम जो उन्होंने फिंच का अध्ययन किया, किसने, डार्विन ने अपने टाइम में अध्ययन किया था। तो उस फिंच को देखा तो वो आज के ना जो गौरैया पक्षी होते हैं हमारे उसके समान दिखाई देते हैं। तो गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग अलग तरह के फिंचों का अध्ययन किया, मतलब 15 अलग अलग प्रकार के पक्षियों के जातियों का अध्ययन किया। 15 जैसे बोल दिया, तोते का अध्ययन हो गया, बगुला का हो गया, हंस का हो गया, गौरैया हो गया, ऐसे सब अलग अलग ना पक्षियों का अध्ययन किया बच्चों। उन्होंने देखा कि वहाँ तो सारे फिंच एक जैसे हैं मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। मतलब सभी फिंच को देखा, सभी पक्षियों को देखा तो दिखने में तो सभी एक ही टाइप के दिख रहे थे बच्चों, सभी पहले क्या थे, एक ही टाइप के थे, है ना। लेकिन उसके जो जो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं भी थी। अब विभिन्नताएं किस में थी बच्चों, चोंच में और पंख के रंग में अंतर है। उसको क्या क्या अंतर है, चोंच में। अब आपको बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, चोंच में क्या अंतर आएगा, होता है बच्चों, चोंच में भी अंतर होता है। जो जहाँ से खाना ऐसे ना खाएगा उसको चोंच में भी अंतर होता है। ऐसे चोंच आप लोग देखोगे आपके आसपास कोई पक्षी हो दिखे होंगे, जैसे कबूतर रखे होंगे, बगुला रखे होंगे, आप सभी का देखना, तोता होगा उसका देखना चोंच को, हर पक्षी का अलग। जैसे बगुला का देखोगे तो बहुत तीखा होता है बच्चों, ऐसे पूरा तीखा होगा, बगुला का बहुत बड़ा होता है। अब ये क्यों होता है, इसलिए होता है तीखा, इतना नुकीला इसलिए होता है क्योंकि वो मछली को, कीड़ों को आसानी से पकड़ सके बच्चों। जितना नुकीला होगा वो आसानी से कीट को इतना आसानी से पकड़ लेगा। अब जैसे पैरोट को देखोगे, पैरोट का कैसा होता है, मोटा होता है, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा मोटा मोटा होता है, मतलब ऐसा मोटा होगा वो, क्या होगा वो, मोटा होगा। मोटा क्यों, अब उसको तो पैरोट क्या खाता है, तोता क्या खाता है भाई, मिर्च खाता है, चावल, मतलब सब्जी जो देते हैं वो चीज़ खा लेता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब खाने के अकॉर्डिंग कोई कौन सा पक्षी क्या खा रहा है उसके आधार पर जियो का जो मतलब जो पक्षियों का चोंच है वो अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंग रंग भी अलग अलग है बच्चों। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी फेच में इतनी फिंच मतलब चोंच में क्या है, इतनी विविधता कैसे है, मतलब किस कारण है विविधता। तो विविधता क्यों क्यों है,
तो उसके खाने के आधार पर मतलब भोजन के आधार, उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था बच्चों। देखो मैं भी बोला वही, मतलब जो चोंच है उसके आधार पर उसका भोजन अलग अलग है बच्चों। देखो इसका चोंच क्या है, अलग है, तो ये किसको खा रहा है, कैक्टस, मतलब कैक्टस खा रहा है मतलब कांटे को खा रहा है। देखो ये अलग, इसका चोंच कैसा है, बहुत अलग है, तो ये कीड़े को खा रहा है। इसका चोंच देखो ये अलग है, तो क्या कर रहा है, पत्ती जो कलियाँ होती है, पत्ती के कली होते हैं, जैसे पत्ती आप लोग देखोगे जैसे यहाँ पर लीफ है बच्चों, पत्ती है, तो यहाँ पर हल्का से ना बीच में दोनों के बीच में एक कल निकला होता है, तो कांटे टाइप का दिखता है, उसी को बोलते हैं बच्चों कलिका। अब बीज खाने वाले बीज कैसे, उसका चोंच देखो, तो सभी बच्चों जो सभी फिंच का, सभी पक्षियों का क्या है, चोंच क्या है, डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि सभी का भोजन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो हम लोग देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे, तो कहीं पर ऐसे पौधे जिनमें बीज कठोर आवरण थे, तो कहीं पर नरम फल वाले पौधे थे। मतलब उन्होंने देखा कि गलापागोस जो द्वीप है उसमें कई सारे टापू मिलकर हमको छोटे छोटे बहुत सारे टापू थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे एक टापू, दूसरा टापू, तीसरा टापू, चौथा, ऐसे 5 जैसे टापू बना। उन्होंने देखा कि एक में तो मेरे को क्या मिल रहा है, सिर्फ कीड़े दिख रहे हैं, कीड़े दिख रहे हैं, एक में मेरे को बहुत सारे बीज ही दिख रहे हैं, इसमें कुछ पौधे कलिका दिख रहे हैं, है ना, और किसी में कैक्टस दिख रहा है, किसी में सिर्फ हरी हरी पत्तीदार झाड़ियाँ दिख रही। तो उन्होंने देखा कि सभी टापू में तो अलग अलग प्रकार के जीव या पौधे दिख रहे हैं मेरे को, और सभी टापुओं में अलग अलग प्रकार के मेरे को पक्षी दिख रहे हैं, सभी में अलग अलग प्रकार के। क्यों थे, क्योंकि सभी में अलग अलग पक्षी क्यों थे, इसलिए थे बच्चों क्योंकि सभी का भोजन क्या है, अलग अलग है, तो अपने भोजन के अनुसार रहा। पहले तो एक ही टापू में सभी प्रकार के जीव थे, अब पता चला कि जितना भी विविधता होते गए, विभिन्नताएं आती गई, तो कुछ जीव मर गए, तो कुछ को बीज को खाना पड़ा, तो उसका अकॉर्डिंग उसका चोंच क्या हो गया, बीज को खाने के लिए अनुकूल हो गया। कई लोग क्या खा रहे हैं भाई, कीड़े को खा रहे, तो कीड़े के लिए अनुकूल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, गलापागोस टापू में पर कीड़े थे, हाँ इसको तो पढ़ लिए। डार्विन का मानना था, क्या मानना था उसको देखते हैं, था कि फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापू में अलग अलग परिवेश में जीने लगे, इसलिए यहाँ संभव हुआ कि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अध्ययन कहाँ से चालू किया था, इक्वेडोर से किया था। उन्होंने बताया कि इक्वेडोर में जो जीव हैं वो तो यहाँ पर जो जीव मेरे को मिल रहा है गलापागोस उसके तो समान ही है। तो उन्होंने बोला कि इक्वेडोर से शायद उड़ के आ गए होंगे, क्या बोला है उन्होंने, उड़ पर आ गए होंगे और अलग अलग टापुओं में बट गए। उन्होंने अलग अलग जो गलापागोस द्वीप पर अलग अलग टापू थे उसमें सभी बट गए, और उनमें थोड़े थोड़े क्या आ गए, विभिन्नता आ गई। क्यों विभिन्नता, उसके खाने के आधार पर, भोजन के आधार पर विभिन्नता है उसमें आ गए भाई। चलो हम ये भी समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है बच्चों, और देखना इसको अब 12th में भी पढ़ोगे बच्चों, अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसको 12th में आप लोग को ईजी हो जाएगा। ठीक है, 12th में भी विकास के नाम से ही चैप्टर है, 12th में भी आप जाओगे तो विकास में के नाम से ही चैप्टर मिलेगा आप लोग को बायोलॉजी में। ठीक है, तो एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार पिंजों की चोंच में विविधताएं, सजातीय लक्षण तथा सजातीय लक्षण था, और डार्विन ने महत्वपूर्ण प्रमाण माना। होमोलॉगस कैरेक्टर मतलब होता है क्या बताओ, सजातीय मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति समान होती है बच्चों, क्या होती है, उत्पत्ति समान होती है बच्चों, जहाँ मतलब ओरिजिन होता है, उत्पत्ति एक समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है मैं आगे और समझाता हूँ, आगे और पढ़ना है हमको, पर समझ भूल टेंशन नहीं लेना है, नहीं अगर समझ तो ठीक। सजातीय लक्षणों का अवलोकन, देखो मेरे को अलग अलग प्रकार के मेरे को यहाँ पर पौधे मिल रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है, अलग अलग प्रकार के पौधे मिल रहे हैं मेरे को। देखो इसमें देखो लास्ट वाला में नींबू का दिख रहा है मेरे को पौधा, इसमें मेरे को कांटा दिख रहा है, ये कांटा है। उसके बाद देख रहा हो इसमें आलू है, आलू में हम लोग आँख टाइप का दिखता है, आँख टाइप का स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं हम लोग कलिका बोलते हैं। जो हमको नींबू होता है उसमें जो कांटे टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको भी कलिका ही बोलते हैं बच्चों। आप लोग कद्दू वर्ग की सब्जी, जैसे आपके घर में होगा कद्दू, सेम का बीज, सेम का होगा, है ना, पौधा नार होगा बोलते हैं उसको पौधे, तो उसमें कुछ ना ऐसे ऐसे घूमे घूमे क्या होता है, राउंड राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं प्रतान बोलते हैं बच्चे, प्रतान बोल। ये पौधों को ना आगे बढ़ाने में सहायता करता है, उसको पकड़ के ना आगे बढ़ाते हैं पौधे, है ना। और ये है तो सभी का उत्पत्ति समान है बच्चों। ये प्रतान कहाँ से विकसित हुआ, ये भी ना जो पत्तियों के बीच में कलिका पाई जाती है वहीं से विकसित हुआ। ये जो आलू का पूरा मतलब कैसे बना, पूरा आलू का वो कैसे बना, पूरा आलू एक तना है वो कैसे बना, ये भी एक कलिका से ही बना। हम लोग उस आँख को बस लगा देते हैं बच्चों ज़मीन में, तो वो पूरा आलू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पोटैटो में पूरा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका उत्पत्ति भी कहाँ से हुआ, कलिका से हुआ। इस कांटे का रूपांतरण भी कहाँ से हुआ, कलिका से हुआ। मतलब सभी की उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, एक ही चीज़ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कलिका से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है बच्चों, कलिका से हो रहा है।
अब मैं बताया जिसकी उत्पत्ति समान होती है, उत्पत्ति मतलब सभी की उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, कलिका से हो रहा है, जिसकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, कार्य अलग अलग हो। जैसे अब यहाँ पर प्रतान दिया, प्रतान का कार्य क्या है, किसी को क्या है, वो आप किसी चीज़ को पकड़कर पौधे को आगे बढ़ाना, मतलब पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। अब ये आलू में कलिका का क्या निर्माण करना है, वो पूरा एक तना का पूरा आलू का निर्माण करना है, ठीक है। इस कांटे का काम क्या है भाई, कांटे का काम ये है कि उसको मतलब जैसे कोई भी कीट आ गया, कोई भी इंसान है जैसे उसको तोड़ रहा है, तो उसको पौधे की सुरक्षा के लिए, तो सभी का काम अलग अलग है। कलिका का इसमें प्रतान का अलग काम है, इसमें आलू में कलिका काम अलग है, कांटे नींबू में कांटे का काम अलग है। तो काम सभी का अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति सभी में समान है, सभी की उत्पत्ति कलिका से हुई। तो इसको हम लोग बोलते हैं सजातीय लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सजातीय लक्षण बोलते हैं। जैसे कर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को आप लोग याद रखेंगे, भूलना नहीं है आप लोग को, एग्जाम्पल को भूल। जैसे ये इंसान का ये क्या है, एक हाथ है, हाथ में हमारा 3 बोन दिख रहा होगा आप लोग को बच्चों, देखिए ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला होता है उनको ह्यूमरस बोलते हैं। उसके बाद होता है एक स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है आपको एक, और एक ऊपर की ओर होता है, तो इसको एक को बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्ना बोलते हैं। तो उसी प्रकार सभी जीवों में ऐसा पाया जाता है, जैसे कुत्ते में भी ऊपर जो बोला वही पाया जाएगा, और नीचे में रेडियस अल्ना इसके में भी पाया जाएगा। डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन जो एक क्या है मछली है, उसमें भी ऐसा ही होता है, पक्षियों में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। मतलब सभी में क्या होता है, उत्पत्ति क्या है उसकी समान है, स्ट्रक्चर क्या है समान है। इसके देखो इसमें भी 3 क्या होता है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। मतलब सबकी उत्पत्ति एक ही चीज़ से होती है, रेडियस मतलब ह्यूमरस रेडियस अल्ना से, लेकिन सबका कार्य अलग होता है। पक्षी में पाया गया उसका काम क्या है, उड़ना काम है। डॉल्फिन का क्या है, मछली है तो इसका काम है तैरना। कुत्ते का काम क्या है भाई, इसको चलना। और हाँ, हमारे में मनुष्य में हाथ का क्या काम होता है, किसी चीज़ को पकड़ना या कुछ करने के लिए। तो सभी का काम क्या है, अलग अलग, लेकिन उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, एक ही से हो रहा है। तो ये हमका एग्जाम्पल मिल गया, सजाती है। उसी प्रकार नीचे और दिया है, और इसके कुछ एग्जाम्पल दिया है। छछूंदर का दिया है, भेड़ का दिया है, ये पैर का दिया है ना बच्चों, पैर है ये सभी, तो ये सब चीज़ दिया है। तो इस सबकी उत्पत्ति क्या है, समान है, लेकिन सभी का काम, चमगादड़ का क्या उड़ना, सील का क्या काम है, वो तैरना, भेड़ का क्या काम है, दौड़ना, और छछूंदर का क्या काम है, उसका भी अलग काम। तो सभी का काम क्या है, अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति समान तो है। तो आप लोगों को याद हो गया, परिभाषा क्या होगी, सजाति किसको बोलेंगे, जिसकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, उसको सजाति बोलेंगे बच्चों। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, ओके समझ आ गया। देखो मैं बोला हूँ, देखो अग्र टांगों मतलब हाथ की हड्डियाँ ह्यूमरस होती हैं, तो उसके साथ जुड़ी हुई हड्डियाँ रेडियस तथा अल्ना, जो हमारे हाथ में बताया ना वही है बच्चों, ह्यूमरस अल्ना और रेडियस होता है। ठीक, उसके बाद देखो इधर कुछ और उदाहरण एग्जाम्पल दिए, तितली और पंखों के पंखों का कार्य समान है। अब देखो बच्चों, तितली का काम क्या होता है, उड़ना होता है, पक्षियों का काम क्या होता है, उड़ना। अब दोनों का कार्य समान है लेकिन इन दोनों का उत्पत्ति अलग अलग होता है बच्चों, ये बात ध्यान देखना है ना। मैं पहले बता, सजाति का मतलब क्या बताया मैं, जिसकी उत्पत्ति समान हो और कार्य अलग अलग हो, सभी का कार्य अलग अलग था। अब इसमें कार्य समान है बच्चों, तितली का काम भी उड़ना है, पक्षी का काम भी उड़ना है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलते हो बच्चों संवृत्ति लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवृत्ति लक्षण, एनालॉगस कैरेक्टर। एनालॉगस मतलब जिसकी उत्पत्ति क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं लेकिन कार्य कैसे होती हैं, समान होते हैं। उत्पत्ति क्या होती है, समान नहीं होती हैं, कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब काम कुछ एक जैसे करते हैं लेकिन उसकी उत्पत्ति समान नहीं होता, इसको समवृत्ति लक्षण होते हैं। देखो देखो बोला गया है उत्पत्ति एक समान नहीं होता। एक तरफ से पंखों का उसके अग्र टांगों से बना है, वहीं तितलियों का पंख किससे बना है, उसकी टांग से नहीं बना होता है बल्कि उसके मुख्य, देखो जो तितली होता है बच्चों उसकी त्वचा से बना होता है, पंख होता है, लेकिन पक्षियों का जो पंख होता है किससे बना होता है, अग्र टांग मतलब रेडियस अल्ना और ह्यूमरस से मिलकर बना होता है। तो ये होता है समवृत्ति लक्षण। तो हम लोग समझ गए भाई, सजातीय और समवृत्ति लक्षण समझ गए। आपको अंतर पूछा जा सकता है और परिभाषा भी पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखते हैं चयन, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। चयन और विकास कैसे हुआ, चयन हम लोग कैसे चयन करते हैं बच्चों को, जैसे क्लास में हम लोग चयन करते हैं, क्या चयन करते हैं कि ये बच्चे होशियार है, ये बच्चे कैसे करते हैं, ये कैसे मीडियम, ऐसे चयन करते हैं। तो हम लोग खुद से अपने आप से हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि अच्छा बच्चा होशियार तो इसका हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके आप लोग देखे होंगे किसी चीज़ का पेपर दिलाते हो आप सिलेक्ट होते हैं तो कहीं और जाते घूमने, ऐसे होता है ना। तो सिलेक्ट जो हम इंसानों द्वारा जो सिलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम चयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कृत्रिम चयन बोलते हैं।
तो उसको डार्विन के भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डार्विन की भाषा में बोलेंगे, बीगल का सफ़र खत्म हो तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। मतलब जिन्होंने जहाज़ के सफ़र के दौरान, उन्हें बीगल सफ़र के दौरान जितना भी अध्ययन किया था उसको पहले वापस आए इंग्लैंड, उसके बाद अपना बुक तैयार किया कि उन्होंने क्या क्या दिखा, पौधों में क्या लक्षण दिखे, जंतुओं में क्या लक्षण दिखे, क्या विभिन्नताएं मेरे को दिखी, इन सभी को एक डायरी के फॉर्म में, पुस्तक के फॉर्म में उसको पूरा लिखा। तो उसके दिमाग में उस दिन चल रहे कृत्रिम चयन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवरों और पौधों को अलग अलग प्रजाति में उन्होंने डिवाइड किया। ठीक भाई, चयन कृत्रिम मतलब समझ गए, जो इंसानों द्वारा क्या करते हैं, इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं। कृत्रिम मतलब इंसानों द्वारा। ठीक, उसके बाद ठीक समझ आएगा। मनुष्य द्वारा प्रसिद्ध चुनाव कर जीव की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है, कृत्रिम चयन कह लेंगे, मनुष्य द्वारा करेंगे उसको। डार्विन ने इसी आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली प्रक्रिया को दुनिया भर, मतलब देखो पहले हो गया कृत्रिम चयन जो इंसान द्वारा, लेकिन प्रकृति में भी कुछ, देखो उन्होंने तो ऐसा बताया कि प्रकृति में ऐसे ऐसी घटनाएं हो रहे हैं, पर कैसे हो रहा है, प्रकृति भी क्या करता है, जो हमारा नेचर होता है, इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, उसमें कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है बच्चों, जिसके कारण उसमें भी जीवों को सिलेक्ट करते हैं। मतलब प्रकृति में कैसे बोल रहे हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे एक नीम का वृक्ष ही आप लोग देखे होंगे, नीम का ही वृक्ष देखे होंगे, उसके बहुत सारे बीज देखते होंगे आप लोग, क्या देखते हैं, बहुत सारे बीज लगे रहते हैं और उसके बाद सभी एक ही जगह गिर जाते हैं। अब उसके बाद देखे होंगे बच्चों, अगर आप लोग आपके पास देखे होंगे कि उस वृक्ष का सभी बीज जो जमीन में गिरे रहते हैं, वो सभी बीज क्या होते हैं, पौधे में नहीं, मतलब कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, मतलब बीज का रूपांतरण फिर से पौधों में नहीं हो जाता उन सभी बीजों का। उसमें से कुछ ही बीजों का, जैसे हजारों बीज है, उसमें से मात्र 5-10 बीजों का ही रूपांतरण किसमें होगा, वृक्ष में होगा। क्यों हुआ, क्योंकि बाकी जो बीज थे वो क्या हो गए, मर गए बच्चों। क्यों मर गए, क्योंकि उन्होंने, प्रकृति ने उन्होंने नहीं चुना। क्यों नहीं चुना, क्योंकि उस कमजोर थे, उन लोग क्या थे, कमजोर थे, और जो पौधे में उग गए वो क्या थे, स्ट्रांग थे, मजबूत थे। तो इसमें प्रकृति भी अपना चयन करती है बच्चों, कि जो अच्छा होगा उसी को मैं रखूंगा, जो अच्छा नहीं रखा उसको नहीं रखूंगा। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। तो उन्होंने, डार्विन ने बताया कि प्रकृति में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि प्रकृति अपने लिए खुद चयन करती है। जिस प्रकार इंसान भी चयन करता है, कृत्रिम चयन करता है, उस प्रकार प्रकृति भी चयन का काम करती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें एग्जांपल से देख के आपको क्या समझ आ रहा है। इधर देखो, मूली का एक खेती किया गया है, अचानक से बाढ़ आया, पानी आया, तो क्या हुआ, कुछ बहकर गया हो गया, क्या हो गया, मतलब मर गए, और कुछ ही रह पाए। तो इससे आपको क्या नजर आ रहा है कि कृत्रिम है कि प्राकृतिक, यही सब क्या है, प्राकृतिक है बच्चों। क्यों, क्योंकि देखो ये स्ट्रांग थे तभी ये रह पाए, ये क्या थे, स्ट्रांग नहीं थे बाकी, इसलिए वो क्या हो गया, बह कर मर गया बच्चों। ठीक, अब देखो कृत्रिम चयन का कुछ एग्जाम्पल हमको दिया गया है। कृत्रिम चयन का ये नतीजा है कि आज हम धान, गेहूं इत्यादि के हजारों किस्म, धान की आप लोग देखे हो कई किस्में हैं, हाइब्रिड आजकल कई प्रकार का धान में आ गया हमको पास, है ना, गेहूं आ गया है। तो हमको सब किसके कारण, कृत्रिम चयन के द्वारा ही ये सब है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं, मैं बताया था कि डार्विन के साथ एक और वैज्ञानिक आए थे, बताया था वेलेस, है ना, क्या था तो 20 साल बाद एक वैज्ञानिक आए, क्या थे, इंग्लैंड में अमेरिका एशियाई द्वीप पर बीगल खोजी यात्रा में निकले थे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, मैं बताया था वेलेस। इन्होंने भी ना क्या किया, मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष हुए। मैं बताया था कि दोनों का निष्कर्ष परिणाम एक ही था बच्चों, पर अलग अलग टाइम में अध्ययन किया और अलग अलग तरीके से किया, अपने अपने तरीके से किया, पर दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया। अब विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन और वेलेस ने मिलकर एक नतीजा बनाया, कि परिणाम बताया कि जीवों का विकास कैसे हुआ होगा, उसमें विविधताएं क्यों हैं, ये सभी चीज़ को एक वृक्ष के नाम बताया। देखो शाखित पेड़ बताया, शाखित क्या है, पेड़ है। तो अब देखते हैं, क्या देखते हैं, जीवों में विविधता पाई जाती है, हम लोग जानते हैं क्या पाई जाती है, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा जीता है, किसी भी कम संतानें होती तो किसी की ज़्यादा, है ना। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, जीवों में विविधताएं पाई जाती है। उन्होंने बताया कि जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं भाई, जिसके कारण कोई जीव कम जीतता है तो कोई ज़्यादा जीता है। ये सब क्यों का है, क्योंकि उसकी विविधता के कारण, उसकी जीने की क्षमता के आधार पर। जैसे अभी नीम का एग्जाम्पल बताया, कोई कम बीज कमज़ोर होता है वो मर जाता है, कोई बीज अच्छा होता है जो उग पाता है। ठीक, ये हो गया विविधता के बारे में बताया। उसके बाद क्या बताया, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से, मतलब कोई भी जीव का विकास ना अचानक से नहीं होता बच्चों, वो पहले
से ही जो जीव है उसी से ही नए जीव का निर्माण होता है। एक जीव बना है उसी जीव से ही नए जीव का निर्माण होता है। जैसे पहले पौधे बना होगा, जैसे मैंने बताया नीम का वृक्ष बना, तो नया और नीम का वृक्ष कहाँ से बनेगा? उसी से बनेगा, उसी के द्वारा जो बीज बना उसी से तो नया वृक्ष बना। तो जो भी नए जीव बने वो पहले से उपस्थित जीव से ही नए जीव का निर्माण हुआ। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड दिया है, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। मतलब देखो जितने भी जीव हैं उसके पूर्वज क्या थे? एक ही है। मतलब जो जीव अभी हैं वो पहले जो उसके पूर्वज रहे होंगे उसके ही समान थे। मतलब उसके पूर्वज क्या थे? समान थे। एक समान जीवों से उसकी उत्पत्ति हुई। जैसे गाय है तो पहले गाय रहे होंगे, उसी से अभी के गाय जो अभी है। बंदर है वो अभी का अभी बंदर है। ठीक है। इसके विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया गया। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें कुछ विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाती हैं। मतलब कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता है। जैसे माता पिता से बच्चों में भी आती हैं, ये सभी विभिन्नताएं होती है। जैसे आपके पिता क्या होंगे, उसका शकल अलग होगा, आपका शकल कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ कुछ समानताएं ऐसी होगी। जैसे आपके पापा के में जैसे क्या हुआ, कुछ माथे में क्या है, जैसे कुछ टीका टाइप का कुछ चिन्ह है बचपन से है, वो भी आपके में भी आ जाएगा। वो होता है मतलब उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवांशिक भी होते हैं। पर इसमें कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। जैसे आप कैसे हो, गोरे हो, आपके पिताजी कैसे काले हैं? नहीं सर, काले नहीं है बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग ऐसा जब होता है ना, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है, विभिन्न प्रकार के फिंच दिया है, फिंच की चोंच को दिया है ना। तो ये सब क्या किसके कारण है भाई? क्यों किस कारण है ये? एक भोजन के आधार पर उसका चोंच का विकास हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें कुछ खास विभिन्नताएं होती है। किसी को जीव को जीवित रहने के लिए उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण वो उस वातावरण में जीवित रहता है। तो एक प्रजाति में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती हैं तथा धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाली कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी भी परिस्थिति में लाभदायक सिद्ध होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चों कि विभिन्नताएं धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, स्थानांतरित होती जाती हैं और धीरे धीरे इस विभिन्नताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो जो विभिन्नताएं वो हैं, विभिन्नताओं वाला जो जीव है वो नया एक जाति का निर्माण कर लेता है। क्या कहता है? नया प्रजाति या जाति का निर्माण कर लेता है। लाभदायक भिन्नताओं वाली जो लाभदायक होती हैं, लाभदायक जो जीव होते हैं उनमें होता क्या है? लाभदायक जो भिन्नताएं क्या होती हैं? लाभदायक भिन्नताएं मतलब ये होता है कि जो हानिकारक मतलब जो जीव कमज़ोर होते हैं उसको जो लाभदायक वाला जो जीव होंगे वो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। मतलब जो जीव हमारे लिए लाभदायक हैं वही रह पाएंगे और जो लाभदायक नहीं हो उसको जगह ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? जो लाभदायक जो वाले जीव। इसी को चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। कह रहा है समय के साथ इन प्रजाति की आबादी में वृद्धि होती रहती है, तो पहले से उपस्थित प्रजाति की आबादी को प्रभावित करते हैं। मतलब जो बाद में आते हैं पर वो लाभदायक होते हैं, बाद में आते हैं वो जीव वो लाभदायक हैं, और जो वहाँ पर पहले से हैं उससे वो स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण उसको आबादी को क्या करते हैं, जो पहले से वहाँ पर विद्यमान है उसको क्या करते हैं, आबादी को या प्रजातियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजाति की आबादी का स्थान लेने लगती है। मैं वही बताया अभी। इस प्रकार प्रजाति की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। तो जीवों का विकास कैसे हुआ बताया कि जो जीव ज़्यादा विकसित है, स्ट्रांग है, प्रबल है, लाभदायक है, वही जीव का विकास कैसे हुआ, वो पुराने जीव या फिर जो कमज़ोर जीव थे उसको रिप्लेस किया और नए जीव का निर्माण। अगर उससे भी और प्रबल जीव आएंगे तो जो लाभदायक जीव है वो भी मर जाएंगे। फिर ऐसे चलते रहता है। इस प्रकार विकास होता रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या आप जानते हैं, उसके ए पॉइंट को याद रखना भाई, क्या रखना है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? इसमें बुक दिया, बुक का नाम है जैव विकास के सिद्धांत में प्रारंभिक करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक दिया है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका बुक का नाम है, डार्विन का याद रखना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जीवों का विकास कैसा होता है? नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति द्वारा चयन के द्वारा होता है। प्रकृति खुद अपने आप चयन करती है कि किसी पर जीव का विकास कैसे होना है। वो खुद चयन करता है कि जो जीव अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा, अच्छा शक्तिशाली होगा, वही जीवित रहेगा, और जो नहीं रह पाएगा वो मर जाएगा भाई, है ना। उसके बाद देखते हैं प्रजातिकरण। प्रजातिकरण में दिया है अनुकूलन। पहले मानते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ये होता है बच्चों कि वातावरण में जो घटनाएं घट रही हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना।
अपने अनुसार। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के कारण क्या कर रहे हैं, सभी को जो किसान बंधु भाई भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ही नुकसान हो रहा है, वहीं बाहर काम नहीं जान पा रहे हैं ऐसा कर, तो उसको खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके अनुसार अब क्या, उसका खाना पीना क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी वो वातावरण के अनुसार वो ढल गए हैं कि अब मेरे को खाना कम खाना है, 2 टाइम 4 टाइम खा रहे थे वो 2 ही टाइम खा रहे हैं, मतलब वातावरण के अनुसार क्या होता है, ढल जाते हैं। तो इसको वातावरण अनुसार अनुकूलित होना अनुकूलन कहलाता है। देखो इसमें यहाँ पर लिखा है, समय के इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन या एडेप्टेशन कहलाती है। समझ आ गया बच्चों? ठीक। अब क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे विलुप्त हो गए? हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि उस टाइम ना डायनासोर का ही राज था, तो डायनासोर सभी जीव को खा गए, तो उसके बाद अब खाने का कुछ जीव ही नहीं बचा, तो क्या हो गया भाई, वो खुद मर जाएंगे। खाने का चीज़ रहेगा तभी तो जीवित रहेगा। अब प्रजातिकरण होता है क्या बच्चों? प्रजातिकरण देखो, दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में फिंच की प्रजाति से गलापागोस के द्वीप पर विविध प्रकार के प्रजाति फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। इतने विविध हो गए कि एक द्वीप में फिंच रहकर अलग लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो। मतलब जो फिंच अलग, देखो मैं 5 टापू बनाया था बच्चों, 5 ऐसे, तो अलग अलग फिंच देखो यहाँ पर आवास खाना भोजन सभी में अलग अलग थे, सभी में फिंच मतलब अलग अलग पक्षी थे, है ना। तो ये पक्षी एक दूसरे से इतने भिन्न थे कि ये अपना अलग प्रजाति बना लिया, ये अपना अलग जाति बना लिया, जीवों का समूह को बोलते हैं। और क्या करते हैं ये यहाँ के जो पहले, इसको पहला बोल रहा हूँ, जैसे इसको दूसरा बोल रहा हूँ, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले जीव का जो प्रजाति है वो दूसरे जीव के साथ प्रजनन नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता, वो लैंगिक प्रजनन नहीं कर सकता। ये दूसरे हैं वो तीसरे के साथ नहीं कर सकता, तीसरे चौथे के साथ, पांचवा है पहले के साथ, किसी भी कारण नहीं कर सकता। तो प्रजातिकरण किसे बोला है बच्चों? जो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, जो जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रजातिकरण, या उसी को बोलता हूँ मैं प्रजाति कहता हूँ। इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में आप लोग को लिखना है। देखो, डार्विन के समय से प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, उसी को हम लोग बोलूँगा प्रजाति या जैविक प्रजाति माना जाए। डार्विन ने इस परिभाषा से ना चिंतित रहे, मतलब इसका परिभाषा तो दे दिया गया कि प्रजाति ये होता है, पर डार्विन ना कुछ अलग बता रहे थे। डार्विन ये बता रहे थे जैसे कछुआ छिपकली यहाँ पर दिया है, ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं, पर इन दोनों का प्रजाति क्या है, अलग अलग है बच्चों। इसकी भिन्नता थी, दोनों में क्या थी, बहुत कछुआ अलग होता है, छिपकली, पर ये प्रजनन कर सकते हैं बच्चों, पर इसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं थी, पर ये अलग अलग प्रजाति ये है, तो उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होगा, इसको अलग अलग प्रजाति हम लोग मानेंगे। ठीक है। तो जैविक प्रजाति की परिभाषा यूँ ही तो वर्गीकरण में व्यवस्थित मददगार सिद्ध हुई। यहाँ पर ऐसे जीव की प्रजाति के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं हुई जिनकी पीढ़ी लैंगिक से अलैंगिक प्रजनन बढ़ती हो, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। ठीक है, समझ आ गया हमको। अब विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हुई हमको पूरा समझ गए। कुछ कैसे समझ गए, विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हुई ये भी जान गए हम लोग। कैसे उत्पन्न होंगे विभिन्नताएं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों क्या हो रहे हैं, प्रकृति में नेचुरल सिलेक्शन का काम चलते रहे, प्राकृतिक चयन का काम चलता रहे, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होते जा रहा है। ठीक है, डार्विन का प्रयोग समझ गए। कुछ पौधे के साथ कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलिस जलापा, इसके बारे में हम लोग ना अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। अनुवांशिकी चैप्टर जो नीचे में बोला है वहाँ पर जाकर हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से विकास चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। आप लोग को समझ आया होगा। कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, और अच्छे से एक बार और रिपीट कर लेना, अच्छा मतलब रिपीट करके देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। और अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर भी करना है। देखो बच्चों, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता, आपको कोई पैसा नहीं देना है, सब फ्री है, सब फ्री है। जब आप लोग वीडियो चालू करेंगे तो वहाँ पर रेड कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब, तो उसी को बस दबा के रखना है, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलता रहे। तो ओके बच्चों, तो ठीक है, बाय।